रमज़ान का चाँद नज़र आते ही सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस वक्त सभी अपने अपने घरों की छतों पर मौजूद थे। आस पड़ोस वाली छत पर चढ़े एक दूसरे को चाँद मुबारक कह रहे थे। इतने में साथ से छत से ऊपर आते गुलफाम अर्फ चाँद ने माथे पर बल डाले। घर वालों को घूरा, चाँद नीचे है और अब सब कैसे एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। उसके अंदाज पर सभी मुस्कुरा दिए, जबकि बराबर की छत पर खड़ी जुनेशा ने पलटकर उस खूबरू नौजवान को देखा जो कि अपने नाम की तरह ही खूबसूरत था। मुबारक हो चांद जी, चांद मुबारक हो। चलो तरावी पढ़ने चलते हैं। अचानक से जयान ने गुलफाम के गले में बाजू डालते उसे वापस से नीचे ले जाते हुए कहा। तो मुंह बनाते हुए उन्हें देखने लगा। भाई, वैसे ये ज्यादती है। खुद कितनी देर ऊपर खड़े हैं, सबके साथ गप्पे मार रहे हैं। मेरे आते ही तो सबको तरावी की याद आ गई। वो उनके हम कदम होता गिला कर रहा था, जबकि बाकी खवातीन भी छतों से नीचे उतरती ईशा की नमाज और तरावी का एहतमाम करने लगी। भाभी, सहरी के लिए अलार्म कितने बजे का लगाऊं? जुनीशा ने मोबाइल उठाते मनीषा से पूछा। यार, सबके लिए सहरी बनानी है तो 2 बजे का लगा दो। उसके पास बिस्तर पर नेम दराज होते हुए बोली। 2 बजे का? खौफ करे भाभी, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगी? जूनी, तुम यार लगा दो ना, देर ना हो जाए। आज देख लेते हैं ना, कल फिर इस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। वो मूंदी मूंदी आंखों से उठते बोली। लगता है आपको खूब नींद आई है, जाकर सो जाए, वरना सहरी में जागा नहीं जाएगा। रमज़ान के लिए तैयारियां काफ़ी दिनों से वो कर रही थी। आज तो काम कुछ ज़्यादा ही था। वॉशिंग मशीन भी लगा ली और फिर खाने पीने की चीज़ों को बनाते फ्रीज करने में अच्छा खासा थक गई थी वो। मनीषा कमरे में आते ही बिस्तर पर नींदराज हुई। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। बल्कि बार बार एक दूसरे से मिलती उसे नींद की वादियों में ले जाने की भरपूर कोशिश में थी। पर वो जाग रही थी अपने शौहर राफिया के लिए, जिसे जागे रहने का कहकर क्या था। लेकिन न जाने क्यों इतना वक्त लग रहा था। उसका इंतज़ार करते करते अब 11 बज रहे थे। तरावी के बाद वो अभी तक वापस नहीं आया था और मनीषा नींद में झूलती आंखें बंद किए सो गई। अभी उसकी आंख लगे 10 मिनट ही हुए थे कि उसे अपने चेहरे पर सांसों की तपिश महसूस हुई। बेख्तियार मनीषा के लबों को नींद में ही मुस्कुराहट ने छुआ। मुकाबिल उसकी इस हरकत पर दिलो जान से फिदा हुआ। वो नींद में उसका लम्स पहचानती थी। करवट बदल के सीधी होती वो राफिया के लिए अपनी बाहें वाह कर गई। मना किया था ना, सोना नहीं, फिर सो गई। उसका दुपट्टा एक तरफ सरकाता उसके हसीन नशीबो फराज को गहरी निगाहों से देखता। उसके नाक के साथ नाक जोड़े गंभीर लहजे में बोला। राफिया, आप लेट आए? वो बंद आंखों से ही शिकवा कर रही थी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हुई है। उसके कानों की लो को छूता हुआ धीरे से मुस्कुरा दिया, जबकि वो फिर से नींद की वादियों में खोने लगी। मिशी, मिशी, वो खुमार उलूद लहजे में से पुकार रहा था, लेकिन मिशी चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी, ना ही उसकी आंखें वाह हो रही थी। राफिया गहरा सांस भरता हुआ पीछे उठा, फिर तकिए पर गिरा दिया और इस वक्त उसकी आंखें खुमार की सुर्खी से बेइंतहा सुर्ख हो रही थी। उसे अपनी शरीके हयात की तलब थी, लेकिन शरीके हयात तो सब कुछ मिट्टी में झोंक अपनी नींद में गुम थी। उसे अपने से लगाते गहरा सांस भरते लाइट्स ऑफ किए अपनी आंखें भी मूंद गया। चाहता तो नींद में भी उसे हक ले लेता, लेकिन उसकी नींद के एहसास से वो कभी उसके पास नहीं आता था। सोते में उसे कभी नहीं जगाता था। अब भी अपने जज्बात पर वह मुश्किल बंद बांधता वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। आप मीर को संभालें, मैं देख लूँगी सब। उजाला ने अजलत में अजमीर को जयान की गोद में दिया। आज पहली सहरी थी और वो लेट हो गए थे। ऐसे में 2 साला अजमीर बेवक्त जाग गया था और माँ को तंग किए जा रहा था। जयान ने अजमीर को अपनी गोद में लिया, लेकिन वो फिर भी रोए जा रहा था। उसे माँ चाहिए थी। यार उजाला, तुम देखो उसे, मुझे बताओ क्या करना है, मैं बना देता हूँ। वह झच होता हुआ बोला। पराठे बनाने आते हैं? उजाला ने भरपूर तंज किया। कोशिश कर सकता हूँ। जयान ने अपनी बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते हुए किचन में शेल्फ के आगे खड़े होते पराठे बेलना शुरू कर दिए। उजाला उसे पराठा बनाते देख चल कर गई, लेकिन बेबसी से उसे देखती रह गई, क्योंकि इसका बेटा कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी वाक़या हुआ था। माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता और नवाब साहब को ऐन काम के वक्त ही माँ चाहिए होती थी। ज़ियान, ये क्या बना दिया? वो पराठा देखती गश खाकर गिरने वाली थी। अपने हाथ का बना हुआ वो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखते माथे पर बड़ डाले अपनी महबूब बीवी को देखने लगा। पराठा है, फर्स्ट टाइम बनाया है, अप्रिशिएट करो। और फर्जी कॉलर झाड़ता हुआ बोला।
یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جان، لیکن اسے پراٹھا کہنا پراٹھے کی توہین ہوگی۔ اس صدمے سے بولی، بھابھی سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے، سحری بن؟ چاند نے اندر آتے پوچھا، جبکہ سامنے ذیان کے ہاتھ میں پراٹھے کے نام پہ عجیب سا نقشہ دیکھ ٹھٹک کے رکا۔ بھابھی کوکنگ کلاسز کب سے شروع کی ہیں؟ میری توبہ، چاند کے میں کوکنگ کلاسز شروع کروں اور تمہارے بھائی کو کلاس دوں؟ میرے پیارے بھائی چاند، یہ میر کو تم باہر لے جاؤ، کوئی کام کرنے ہی نہیں دے رہا۔ اجالا نے میر کو چاند کی گود میں ڈال دیا اور خود چولہے کے آگے کھڑی ہوتی اب فٹافٹ پراٹھے بنانے لگی۔ ساس جی کے لیے تازہ روٹی بنائی، باقی کے لیے پراٹھے۔ اپنی بیوی کی پھرتیاں دیکھ ذیان تو اش اش کر اٹھا، یار بہت فاسٹ کوک ہو تم۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے وہ سحری کرتے ہلکی پھلکی باتیں بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ سحری کھانے والے روزہ دار جلدی کریں، روزہ بند ہونے میں چند منٹ باقی ہے۔ اچانک سے مسجد کے اسپیکر سے آتی آواز پہ سبھی نے فوراً اپنے اپنے آگے کھانا ختم کیا۔ ذیان نے اجالا کو اشارہ کیا تو گہرا سانس بھرتی اس کے پیچھے روم میں آئی۔ سحری کی ایک ڈوز میں ایک بھرپور پیشینیٹ کس بھی شامل ہوتی تھی، اور اجالا ایسی کہ آج تک کبھی شور کو انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خوشی خوشی اس کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کرنا اسے پسند تھا۔ اب ہوئی میری سحری، اب دن آرام سے گزر جائے گا۔ ذیان نے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اجالا کو دیکھتے کہا، جس کی سانسیں ہی پھول گئی تھی، جبکہ اپنے شوہر کے لیے اس کے دل میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ محبت دونوں ہی کرتے تھے اور بے شمار کرتے تھے۔ یار بھابھی کیا بولوں میں، اب میں الارم لگایا تھا میں نے لیکن بجا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ زونی نے شرمندگی سے کہا۔ سب نے پانی پی کے روزہ رکھا اور رافعہ کا موڈ اتنا خراب تھا، صبح آفس جانے پہ بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ بھابھی یار کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ہم نے خود کون سا کچھ کھایا پیا ہے، زونی نے ہلکے پھلکے انداز میں منیشا سے کہا، لیکن اس کی پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ رافعہ کے غصے سے ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی، اور صبح تو ویسے بھی وہ ناراض ہو کے گیا تھا، رات کو بھی اس کی ناراضگی جتنی تھی۔ اب سارا دن منیشا نے یہی سوچ سوچ کے گزار دینا، اور اس سے اب کوئی کام نہیں ہونے والا تھا۔ بھابھی مجھے یہاں قریب لائبریری جانا ہے، کچھ بک ایشو کروانی ہے، تو ابھی سمرا آئے گی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ دن کے وقت زونی نے منیشا کو کہا، جو کہ کچن میں کام کر رہی تھی، زونی خیال سے جانا، دیکھ بھال کر، اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا، موبائل ساتھ لے کے جانا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے ہدایت کرتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ شکیل صاحب کی اہلیہ 2 سال پہلے وفات پا چکی تھی، ان کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ رافعہ شکیل کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ منیشا علی سے رافعہ شکیل کی شادی ارینج میرج تھی، لیکن شادی کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے اپنا لیا تھا۔ رافعہ سے 4 سال چھوٹی زنیشا تھی، جس کی منگنی ساتھ والے گھر کے چھوٹے بیٹے چاند سے بچپن میں ہی ہوئی تھی، جو کہ رافعہ کی خالہ کا بیٹا تھا۔ خالو تو اس کے حیات تھے ہی نہیں، لیکن خالہ زندہ تھی، اور پھر ان دونوں گھرانوں میں لڑائیاں ہوئیں جو بعد میں ایک دوسرے سے قطع تعلق تک پہنچ گئی، اور آج اتنا عرصہ بعد بھی یہ قطع تعلق کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے تو دلوں سے کدوتے نکال گئے، لیکن رافعہ کے والد اور ذیان کے والد دل صاف نہ کر سکے۔ بچپن کا ہوا رشتہ کہیں کھو سا گیا، جس سے چاند اور زونی دونوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اوف یار دیر ہو گئی، کتابوں میں ہی گھس جاؤ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، زونی نے سمرا کا ہاتھ تھامے ہوئی لائبریری سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور گھر آدھے گھنٹے کا کہہ کر آئی تھی، جبکہ ابھی نے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسے منیشا کی بار بار کالز آ رہی تھی، جس پر لاسٹ پہ اس نے ایک میسج چھوڑ دیا، اور اب وہ دونوں باہر نکلی تھی۔ ان کا ارادہ آٹو کروا کر گھر جانے کا تھا، لیکن سخت دھوپ کی وجہ سے انہیں کوئی دور دور تک آٹو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زونی بہت دیر ہو گئی ہے، ماما بہت غصہ کریں گی، سمرا نے پریشانی سے کہا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی ایسے ہی ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ زونی نے دھوپ سے بچنے کے لیے کتابوں کو اپنے سر پہ ہلکا سا خم دیتے ہوئے رکھا کہ تبھی ایک گاڑی آ کر ان کے پاس رکی، تو زونی نے نظریں پھیر کر آنے والی ہستی کو دیکھا۔ چاند نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ گھر جا رہے تھے، کوئی آٹو نہیں مل رہا، زونی نے اسپارٹ انداز میں جواب دیا، جبکہ دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اوکے بیٹھو گاڑی میں، وہ بنا کوئی رسپانس دیے بولا، لیکن زونی تھوڑا سا پزل ہو گئی۔ یوں تو بات چیت تھوڑی بہت سب میں تھی، لیکن اس طرح گاڑی میں بیٹھ کر جانا زونی کو مناسب نہ لگا، شاید اس کے بابا کو یہ بات پسند نہ آئے۔ کیا کم سنائی دیتا ہے؟ چاند کے گھورنے پر وہ لب کھینچ گئی۔ یار بیٹھ جاتے ہیں، آگے ہی دیر ہو رہی ہے، سمرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
तो मजबूरन जूनी को गाड़ी में बैठना पड़ा। आप दोनों में से एक आगे आकर बैठे, मैं आप दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ। चांद ने पलट कर उनसे कहा तो समरा ने उसे इशारा किया कि वो आगे जाकर बैठे। इस पे जूनी मुंह बिगाड़ते हुए खामोशी से आगे जाकर बैठ गई। चांद ने गाड़ी स्टार्ट की तो जूनी बाहर देखने लगी। या अल्लाह, बस बाबा ना देखें वरना बहुत डांट पड़ने वाली है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी कि इतने में जूनी के नंबर पे मनीषा की कॉल आने लगी। जूनी ने कॉल रिसीव करते हुए मनीषा की डांट सुनी। बस भाभी आ रहे हैं, जल्दी आओ घर, गांव से बेबी आई हुई हैं, अपनी फैमिली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। रोज़े भी नहीं रखे उन्होंने और मुझे किचन में अब उनके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ओहो, ये कब आए? इन्होंने आने का बताया नहीं। जूनी ने भी परेशान होते हुए पूछा, जबकि गैर इरादी तौर पर चांद का ध्यान भी उसी की बातों की जानिब चला गया। 1 घंटा हुआ आया हुए और मैं इनको शरबत बना बना कर पिला चुकी हूँ। अब इनको खाने की तलब हो रही है और अब वो किचन में खड़े होकर बना रही हूँ। तो मेहरबानी करके जल्दी घर आ जाओ। मनीषा ने सर थामे हुए कहा। अच्छा अच्छा भाभी, अब परेशान ना हो, बस हम पहुँचने वाले हैं। जूनी ने कहते हुए कॉल काट दी। समरा को उसके घर छोड़ते अब वो जूनी को उसके घर छोड़ रहा था। कौन आया है घर? चांद ने उसके गेट के अंदर गाड़ी खड़ी करते हुए पूछा। वो बेबे आई हैं गांव से, बेमा फैमिली। जूनी ने गहरा सांस भरते हुए कहा। कौन कौन आया? न जाने चांद क्या पूछने की कोशिश कर रहा था। जूनी को समझ ना आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर जाने के बजाय वो फिर से रुकी। मालूम नहीं, अब अंदर जाऊंगी तो पता चलेगा। बाय द वे थैंक्स। वो इसका शुक्रिया अदा करती नीचे उतरी। इसी वक्त बेबे घर से बाहर निकलती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम बेबे, क्या हाल है, ठीक हो? जूनी ने इनके सामने आते हुए फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सुनी हो ना? जी बेबे, मैं सुनी हूँ, जूनी ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि चांद गाड़ी में बैठा ही नहीं देख रहा था। माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। ओ फीके, चला जल्दी चलें, देर हो रही है। उन्होंने पलट कर अपने बेटे को कहा, जो कि गहरी नज़रों से जूनी को ही देख रहा था, और जूनी के माथे पर बल पड़े। कहीं जा रही हैं बेबे? ना चाहते हो जूनी ने पूछ लिया। हाँ बेटा, साथ में पड़ोसन रखी है ना, उनके घर जाना है। पिछली बार उसकी बेटी ने कुरान पाक मुकम्मल किया था तो मुबारकबाद देने जा सकी। सोचा आप जाके मुबारकबाद दे आऊँ। तफसील बताते हुए अपने बेटे को लिए 3 से 4 घर छोड़ते रकिया आंटी के घर चली गई। जबकि चांद को फीके का जूनी को यूं घूरना सख्त नागवार गुजरा था, पर अभी वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो कोई हक नहीं रखता था। लेकिन मुस्तकबिल करीब में उसका इरादा बहुत कुछ करने का था। इफ्तार के वक्त सभी अजान के इंतज़ार में थे। बेबे शकील साहब की फूफो थी। वो जब भी शहर आती अपनी फैमिली को साथ लेकर आया करती थी। उनका बड़ा बेटा शफीक मुल्क से बाहर होता था। उनकी बीवी नुदरत बेगम और बेटा कामी था, जबकि उनका एक छोटा बेटा था रफ़ीक और फ़ीका। अल्लाह ने बीबी को औलाद बहुत लेट दी थी। शादी के 17 साल बाद अल्लाह ने उनकी गोद बढ़ी थी और इनके बच्चे शकील साहब के बच्चों के हम उम्र थे। अगर अल्लाह ने इन्हें जल्दी औलाद दी होती तो इस वक्त दादी बन चुकी होती। मगरिब की अजान के साथ ही सबने रोज़ा अफ्तार किया। जिनका रोज़ा नहीं था वो भी ऐसे अफ्तारी में साथ दे रहे थे जैसे वो भी रोज़ेदार हों। जूनी और मनीषा तो देखती रह गई। रोज़ादारों से ज़्यादा उन्होंने खाया था। जूनी, ये चाट का बाउल तो पकड़ाना। फ़िकी ने जूनी को मुखातिब करते हुए शीरी भरे लहजे में कहा। तो जूनी ने उठते हुए इसे बाउल थमाया, जिस पर फ़िकी ने जानबूझकर उसकी फिंगर्स के साथ अपनी फिंगर्स को टच किया। जूनी का तो पल में ही दिमाग घुमा। उसे ये एहसास बहुत बुरा लगा था। वो बिल्कुल चुप होकर गुमसुम सी हो गई, जबकि फ़ीके की गहरी नज़रों से जूनी पे थी। मनीषा ने भी उसकी नज़रों का इर्तकाज़ देखते हुए लब पीछे। जूनी जाके फ्रिज से जूस ले आओ, उसे वहाँ से हटाना चाह। और जूनी तो थी भी इंतज़ार में। फ़ौरन उठी और किचन की जाने पड़ गई। अरे बहू, वो बेचारी रोज़ा खोल रही थी, रोज़ा खोलते हुए इनको क्यों भेजा? नुदरत, जाओ तुम जाकर जूस ले आओ, बेबे ने हमदर्दी में कहा। अरे नहीं बेबे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेहमान हैं, मेहमानों से काम करवाते हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है, मनीषा ने मोहब्बत से कहा। अरे बेटा, अब मेहमान कैसे? हम भी तो घर का फ़र्द है ना। हमने कौन सा बस आए और चले जाएंगे? ईद तक तो हम यहीं पर हैं, तो क्या बगैर काम के बैठे रहेंगे? अच्छा नहीं लगता। नुदरत, किचन का सारा काम संभाल लेना, बच्चियाँ हैं, इतनी इतनी समझती होंगी ना। बेबे ने तफसीलन जवाब देते हुए फिर से बहू का मुखातिब किया, तो इसने इस्बात में सर हिलाया। जबकि मनीषा की बेख्तियार नज़रें राफिया की जानिब उठी। वो भी उनकी बात सुनता गहरी सोच में ही गुम था।
लेकिन मनीषा के देखने पर अपनी नज़रें फिर गया, जिसका मतलब था कि वो अभी भी नाराज़ है। जमीला, तुम ही सुलह में पहल कर लेती। आज बेबे का चक्कर साथ वाले घर में था। बहुत कोशिश की थी सुलह की, लेकिन शकील भाई का इरादा ही नहीं है सुलह करने का। फिर हम क्या कर सकते हैं? जमीला ने गहरा सांस भरते हुए कहा, तुम कहो तो मैं बात करती हूँ। भला ऐसी भी क्या नाराज़गी? चाहने वाली भी चली गई, पीछे रहने वालों के लिए मसले बन गए। अच्छा नहीं लगता ना। दरवाजे के साथ दरवाज़ा जोड़ा है, एक दीवार का फ़र्क है, और दिलों में इतनी नफ़रत। उन्हें प्यार से समझा रही थी, जबकि जमीला भी अच्छे से जानती थी कि उनकी शकील साहब के साथ कभी सुलह नहीं होगी। जमील साहब के गिले शिकवे सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुए, तो अब क्या खाक ख़त्म होंगे? आज 15वां रोज़ा था और राफिया ने बिल्कुल बातचीत बंद की हुई थी, बस ज़रूरत की बात करता और देखता भी ना। मनीषा ने इसे कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता। वो खुद भी इतनी थकी होती कि रात को बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती। घर के सारों कामों के अलावा बेबे और उनकी फैमिली को देखना भी एक महाज फतह करने के मुतरादिफ था। फीका और नुसरत बेगम तो रोज़ा रख लेते थे, लेकिन कामी रोज़ा या तो बहाने से रखता नहीं था या फिर छुप के खा के तोड़ देता था और माँ से मार खाता था। बस मनीषा इन सब में गन चक्कर बनी हुई थी। जूनी कुछ वक्त अपनी ज़ात के लिए निकाल लेती थी, यूनी जाके दिमाग फर्श कर लिया करती थी। मनीषा कहाँ जाती? एक शौहर था, वो भी बात करना बंद कर चुका था। इन दिनों बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो रही थी। बात बात में इसको रोना आ रहा था। रोज़ी भी अब तक सारे इसके पूरे ही जा रहे थे और तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। तबीयत में अजीब सा चिड़चिड़ापन आ गया था। भाभी, वो जो नहीं थे, अल्लाह बख्शे, जो वहाँ समरा के घर के पास रहते हैं, उनका इंतकाल हो गया। जूनी ने अफसोस से कहा, ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले अफसोस करने, मेरा तो मुश्किल है, तबीयत ख़राब है, बेबी के साथ चली जाओ। मनीषा ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, ज़्यादा ख़राब है क्या? जूनी परेशान हो गई। नहीं जूनी, इतनी भी नहीं है, तुम जाओ। उन्हें बेच कर मनीषा ने थोड़ी देर सोने का इरादा किया। अल्लाह बख्शे, बहुत ही अच्छा आदमी था और कैसा नेक था। नेक महीना पाया। आहा। बेबे ने गहरा सांस खारिज करते हुए ताज़ीती अल्फाज अदा किए। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। बेबे, उठ के पीछे आ जाओ, और लोगों ने भी तज़ियत करनी है। जुनीशा ने बेबे को उठाया और पीछे की जानिब ले गई, जहाँ और भी ख़वातीन बैठी थी। इस वक्त पड़ोस में वो आई थी। अल्लाह बख्श उनके मोहल्ले का पुराना रहाइश पसीर था और बेबे के जानने वाला भी था। रमज़ान का दूसरा अर्श रहा था और वो बेचारा फोत हो गया। लोगों की कम तादाद ही आई हुई थी। एक तो सबका रोज़ा था, दूसरी गर्मी भी इंतहा की थी। ए जूनी, ये इनको बोल पंखे मेरी तरफ मोड़े, कसमें जान निकल रही है। बेबे ने हाथ से हवा लेते हुए कहा। जोनीशा की नज़र पड़ी तो सब पंखे के ऊपर चढ़े हुए थे। बेबे, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है, इधर कैसे आपकी तरफ करूं? जनीशा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, मोई गर्मी भी तो बहुत है ना, मेरा तो हुन भी दिल घबरा रहा है। अल्लाह आगे की मंजिलें आसान करे और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। एक औरत तहजीद कर रही थी। बेबी की तवज्जो उस तरफ गई। ये जुनी, ये सब्र तो सुना है, लेकिन जमील कौन है? मुझे ना पता चल सका। वो हैरान हुई, जबकि जनीशा जो मोबाइल पे दोस्त से बात कर रही थी कि आज यूनी ना जा सकने पर असाइनमेंट का काम पूछ रही थी, बेबे की बात पर चौंकी। बेबे, इस सब्र का बड़ा भाई होगा जमील। हाँ, मसरूफ़ बड़ा जवाब आया। अच्छा अच्छा। बेबे ने काफ़ी लंबा खींचा था। बेबे, चलें अब, बहुत देर हो गई, मुझे यूनी का काम भी लेना है दोस्त से। जोनीशा ने मनमनाते हुए कहा। अरे ठहर जाओ थोड़ी देर, क्या पता कुछ खाने पीने को दे दे, बड़ी बूढ़ियों को। बेबे ने धीरे से कहा। अल्लाह का खौफ करो बेबे, सब रोज़े से होंगे, कोई नहीं पूछने वाला खाने पीने का। चले उठे, घर चलें। बेबे अपने शुगर और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से रोज़े नहीं रख रही थी, इसलिए उन्हें यहाँ भी खाने पीने का ही सूझ रहा था। अच्छा चल, फिर मैं ज़ुरैफ़ा से मिला हूँ, तो चलते हैं। अब फिर मिलना है? जुनेशा ने माथा पीटा। हाँ तो और, अच्छा लगता है ऐसे मुंह उठा के चले जाना, बेबे ने लताड़ा। अच्छा चलें, जल्दी करें, मुझे समरा की तरफ भी जाना है, असाइनमेंट लेनी है उससे। जुनेशा ने मोबाइल पे टाइम देखा और जिलत में कहा, और बेबे आगे बढ़ गई। अच्छा बहन, इजाज़त है, अल्लाह आपको वो सब्र और। बेबे कहते कहते भूल गई, है क्या बताया था? सर पे हाथ मारा, जबकि खाला ज़रीफ़ा मुंह देख रही थी। छी दो जी, अल्लाह आपको सब्र और इसका बड़ा भाई भी अता करे, आमीन। फ़ौरन से कह दी। पास खड़ी जुनीशा ने सर पीट लिया। जी क्या कह रही हैं आप?
खाला ज़रीफ़ा को समझ ना आया। अरे खाला, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कुछ भी बोले जा रही हैं, हम चलते हैं। जनीशा ने फ़ौरन आगे बढ़कर बेबी का हाथ थामा और इन्हें बाहर का रुख किया और बाहर निकल के गहरा सांस खारिज किया। बेबी क्या हो गया है, कहीं भी कुछ भी? जनीशा ने सर झटका। हाँ तो क्या गलत कहा? उससे बढ़ के बड़े भाई का नाम भूल गई थी तो अब चले। जनीशा ने बात काटी। वो बेबे का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकती थी। हाय अब मुझे बुरी को कहाँ लेकर जाएगी? मुझ बुरी हड्डियों में इतनी जान है कि गर्मी के इस महीने में रोज़े की हालत में तेरे साथ अपनी दूर जाऊं? बेबे चलते हुए साथ साथ दहाई देने लगी। अल्लाह जी, बेबे आपका कब रोज़ा था और आपने कब रखा? जनीशा को 440 वॉल्ट का करंट लगा। हाँ तो जब खाऊं पीऊं तो रोज़ा ही हुआ ना। अरे मेरी धी रानी, एक काम कर, तू जा, मैं तो घर कुछ खा लूँ पी लूँ, मेरा तो शुगर ही नीचे जा रही है और चक्कर अलग आ रहे हैं। बेबे ने सर चकराते बहाना बनाते हुए कहा। जनीशा ने बस एक नज़र बेबे को देखा, जिनकी खातिर और आज यूं ही नहीं गई थी, और अब बेबे ने जाने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसी लम्हे एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। सलाम बेबे, कैसी हैं? वो दोनों चौंकी। ओ मेरा शेर जवान पुत्र आ गया, जुग जुग जियो मेरा बच्चा। बेबे तो सदके वारी जा रही थी और आगे बढ़कर उसकी कमर पे जोर से थपकी दी। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कहाँ जा रहा है पुत्र? उन्होंने लगे हाथों पूछ लिया। बस बेबे, वो अल्लाह बख्श अंकल की फौतगी पे अभी कब्रिस्तान से होकर आया हूँ। उसने एक नज़र जनीशा को देखा जो इधर उधर देख रही थी। एक काम तो कर पुत्र, जूनी को ना किसी दोस्त की तरफ जाना है, कोई स्कूल का काम लेना है। आज छुट्टी की थी ना स्कूल से, तो मेरा पुत्र इसे ले जा। बेबे ने बहुत मोहब्बत से कहा। बेबे स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी। जनीशा ने तस्दीक की। हाँ हाँ वही जो इसने कहा, पुत्र ले जा। इन्होंने फिर से पूछा। बेबे ये भी कोई कहने की बात है? उसने फर्मा बरदारी से कहा। चल धी रानी, तेरा मसला तो हल हुआ। ए पुत्र चांद, फिर देखभाल करियो और वक्त पे घर ले आना। चांद को अब की बार तनबिया भी की तो उसने इस बात में सर हिलाया। जनीशा के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उसका जाना ज़रूरी था। इतनी गर्मी में रोज़ा रख के पैदल जाने से बेहतर ऑप्शन था कि वो चांद की मदद ले ले। और यूँ उसके साथ अकेले जाने पे थोड़ा झिझकी थी, लेकिन दिल ही दिल में इस मुहावरे पे भी तो अमल करना था ना कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गाड़ी आगे बढ़ी तो बेबे भी घर के अंदर दाखिल हुई और घर में ऐसा शोर था कि जैसे कोई बोलचाल आया हो। एक जूता उड़ता हुआ आया और पास से भागते कामी की कमर पर लगा। 12 साला कामी बलबला कर रह गया। हाय मैं मर गया, हाय अल्लाह जी, अम्मी मैनू मार देता। अब कामी की दहाइयाँ और फरियादें जारी थी। अरे बहू क्यों मार रही हो बेचारे को? बेबे ने कामी को अपने गले से लगाया। आपका ये बेचारा आज मेरे हाथों सच में ज़ाया हो जाएगा, नुदरत रूहान से होते हुए बोली, जबकि कामी अब बेबे के पीछे चुप रहा था। अरे बता भी दे, क्या किया इसने? बेबे ने तंग आते हुए पूछा। नुदरत गुस्सा से वहीं पास बैठी, उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। पूछे अपने लाडले से, कितना बड़ा झूठा है? अरे बहू बस कर दो, बच्चा है, क्यों मार रही हो उसको? रोज़े से है, इतनी सी जान है उसमें, और मार मार के अधमुआ कर दिया है तुमने इसे। बेबे ने कामी को पास बिठाया और प्यार किया। रोज़ा और इसका? पूछे इससे, अभी तोड़ के आया है, पिज़्ज़ा खा रहा था फ्रिज से निकाल के, तो मैंने देख लिया, वरना अच्छा खासा गुनाहगार करता है ये लड़का मुझे। नुदरत बड़ी बैठी थी, शुरू हो गई थी। है बेबे, बेबे है कोई काफ़ी लंबा चौड़ा किया था और अब जूता उतार के कामी को देख के मारा और फिर से बलबला उठा। ले बहू, मेरी तरफ से भी मार, इजाज़त है, रज के मार इसको। बेबे ने अपना पान दान खोला। कितनी बड़ी तोप चीज़ हो बेबे, खुद रखती नहीं रोज़ा और हमें रोज़ा रखने की तलकीन। वाह सियासी बेबे, जो मैं करूं वो ना करो। बाहर से शोर की आवाज़ से सुनती मनीषा नींद से जागी। उसका सर बहुत भारी भारी हो रहा था। उसकी इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि बाहर जाके उन्हें थोड़ी देर के लिए चुप ही करा देती। दुखते सर को थामे वो बैकग्राउंड से टेक लगाई बैठ गई। बाहर अभी भी शोर हो रहा था, लेकिन मनीषा ने अब की बार परवाह न की। उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। बेबे को दिन का खाना नुदरत बेगम ही दे दिया करती थी। किचन का भी काफ़ी काम उन्होंने संभाल रखा था। उनकी यही कोशिश होती कि वो किसी पर कम ही बोझ बने। शाम तक सभी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मनीषा रूम से बाहर न निकली। उसकी ऐसी नींद उसको आई कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था।
जूनी ने 2 चक्कर लगाए उसकी तबीयत का पूछने को, लेकिन उसे सोता देख वापस पलट गई। ये आप लोग किचन में हैं? मनीषा कहाँ है? राफिया ने आते हुए मनीषा को गैर मौजूदगी महसूस की। अरे बेटा, वो तो दिन से बाहर ही नहीं आई, सो रही है। सारा काम नुदरत और जूनी ने किया है आज। इससे पहले कि जूनी जवाब देती, बेबी ने अपनी जुबान के जोहर दिखाए, जिस पर राफिया के लब पीछे। भाई मेरी बात सुने। जूनी ने उनसे पीछे से पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करता अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल हुआ तो मनीषा अभी भी सोता ही पाया, क्योंकि रात को उसके सोने पर इसे कभी नहीं जगाता था। इस वक्त दिमाग उसका गुस्से से भर गया। उसने आगे बढ़ते गुस्से से मनीषा से बिस्तर से उठाते ज़मीन पर खड़ा किया। वो नींद में थी। अचानक इस अवतार पर बुरी तरह लड़खड़ा गई, लेकिन राफिया ने उसकी कलाई को सख्ती से दबोचे रखा। बहुत नींद नहीं आने लगी तुम्हें? रात को भी नींद, दिन को भी नींद। राफिया मेरी तबीयत। उसने बोलना चाहा, क्या तबीयत? अगर नहीं रखा जाता रोज़ा तो ना रखो। रोज़ा रख के हम पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। अजीब औरत हो तुम। सभी औरतें रोज़े भी रखती हैं, घर को भी देखती हैं और शौहर के हकूक़ भी अदा करती हैं, और एक तुम हो, तुम्हारे रोने ही ख़त्म नहीं होते। वो अब की बार उससे दूर होता अपना लैपटॉप बिस्तर पर उछाल गया। मनीषा खामोशी रही। उसकी आंखें आंसू से बह गई। कहने को बचा ही क्या था? जब आपकी ज़िंदगी का साथी आपके दुख सुख का साथी आपके दर्द को ना समझे, एहसास ना करे, तो गिला शिकवा ख़त्म हो जाता है। मनीषा ने आगे बढ़ के जूते पहने और बामुश्किल चलती हुई बाथरूम की जाने गई, ताकि मुंह पे पानी की छींटे मार के खुद को थोड़ा सा होश दिला सके। तभी मगरिब की अजान सुनाई दी। राफिया भी बाहर रोज़ा खोलने आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते जूनी कमरे में दाखिल हुई। भाई रोज़ा खोल लें। वो ट्रे लिए अंदर आई। बस खजूर दे दो, बाकी ले जाओ। और सर्द लहजे में बोलता उठा और खजूर उठा ली। भाभी वो कहाँ है? जूनी को मनीषा दिखाई न दी। राफिया ने बाथरूम की जानिब इशारा किया। सुबह से भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। दिन तक वो किचन में थी। सारा काम भाभी ने ही किया है और रोज़ाना भाभी ही करती हैं। आज उनकी तबीयत ख़राब थी, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। सोचा आपको फ़ोन करके बुला लूँ, डॉक्टर पे ले जाए, लेकिन फिर वो फोतकी वाले घर चली गई तो भूल। जूनी। दरवाजे के पास आते मनीषा ने जूनी को पुकारा तो इस तरफ मुड़ी, जबकि मनीषा का रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ा था। भाभी उसकी जानिब लपकी। इससे पहले कि वो लड़खड़ा के गिरती, जूनी ने संभाला। राफिया के भी होश ठिकाने लगे। फ़ौरन आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में बढ़ा, जबकि वो बेहोश हो चुकी थी। राफिया एक लम्हे की देरी किए बिना बाहर भागा। जूनी भी साथ ही निकली, जबकि बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी रोज़ा खोले खुशगपियों में मसरूफ़ थे। राफिया को मनीषा उठाए बाहर भागने लगी। एक पल के लिए सब ठटके। गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल न था। सभी साथ वाले गेट से ज़यान और चांद निकलते दिखाई दिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? ज़यान ने आगे बढ़ते हुए पूछा। भाभी अस्पताल लेकर जाना है। जूनी ने आंसू पूछते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। चांद गाड़ी निकालो, राफिया भाभी को इस तरह ही ले जाओ। इधर गाड़ी में ले चलते हैं हॉस्पिटल। ज़यान ने फ़ौरन बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा। एक वक्त होता तो शायद राफिया कभी इसकी मदद ना लेता, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ मनीषा की फ़िक्र थी, जिसका जिस्म अब ठंडा होने लगा था। चांद की गाड़ी निकालने पर जूनी और राफिया मनीषा को अस्पताल ले पहुंचे। उसे फ़ौरन आईसीयू में शिफ्ट किया गया। परेशान ना हो राफिया भाई, कुछ नहीं होगा, चांद ने उनकी तसल्ली करवाई, जबकि जान भी अपनी गाड़ी में उजाला को लिए वहाँ पहुँचा। कैसी है मनीषा? जूनी के पास बैठते हुए फिक्र से पूछा। क्या तभी डॉक्टर बाहर आई। पेशेंट के हस्बैंड कौन है? डॉक्टर का लहजा खुरदरा सा था। जी। राफिया आ गया हुआ, आप मेरे साथ आए। उनके ऑफिस में जाते राफिया थोड़ा उलझा। पेशेंट को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन आपको एहतियात करनी है। इस हालत में इनका खुद का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। शदीद गर्मी की वजह से और शायद इन्हें मुसलसल काम करने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है, और इससे बच्चे और माँ दोनों को ख़तरा हो सकता है। पानी की कमी बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप इन्हें रोज़ा रखने से फ़िलहाल कुछ दिन मना करें। फ़िलहाल इनकी कंडीशन नहीं है, बहुत कमज़ोर है। आपकी वाइफ, मैंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो आप लाजमी करवा लीजिएगा। डॉक्टर अपनी बात बोलती जा रही थी और प्रिस्क्रिप्शन लिख रही थी, जबकि राफिया तो उनकी बात पर हैरान था कि मनीषा प्रेग्नेंट थी, उसे बताया तक नहीं। जी डॉक्टर, हम एहतियात करेंगे। वो प्रिस्क्रिप्शन लेता हुआ बाहर आया और एक भोजल सा सांस खारिज करता वो जूनी के पास आकर खड़ा हुआ। क्या हुआ भाई, डॉक्टर क्या कह रही थी? जूनी ने घबराते हुए पूछा।
थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, फिक्र नहीं करो, ठीक है वो। राफिया को एक खुशी का एहसास हो रहा था और वो चाहता था कि सबसे पहले वो ये बात मनीषा को बताए। मनीषा को होश आ गया था, उसे ड्रिप लगी थी। भाभी, आपने तो डरा ही दिया। जूनी उसके पास बैठते हुए मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मुझे खुद नहीं पता चला ये क्या हुआ मुझे। सब मैं रोज़ा खोल लिया था। मनीषा को अब घर वालों की फिक्र हो रही थी और पास खड़ा राफिया शर्मिंदगी से ज़मीन में घड़े जा रहा था। जी भाभी, सब कुछ हो गया था, बस आप फिक्र ना करें किसी की, अपना ख्याल रखें। जूनी की बात पर मनीषा चुप ही रही। हाँ मनीषा, जूनी ठीक कर रही है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही काम करो जितना तुम्हारी सेहत इजाज़त देती है। अगर एक्स्ट्रा काम करोगी तो ऐसे बीमार पड़ोगी ना। उजाला ने भी उसे प्यार से समझाया तो सबने इस बात में सर हिलाते आंखें मूंद दी। वो इन्हें क्या कहती, जब जीवन का साथी ही तकलीफ ना समझे तो दर्द बढ़ जाता है। और ये तो सच है कि मर्द के हाथ में औरत का खुश होना या उदास होना लिखा है। जब जब औरत को फूल की तरह खिलता हुआ कहोगे, वो खिलती चली जाएगी और दिन ब दिन निखरती चली जाएगी। लेकिन जब उसे मुरझाया हुआ कहोगे तो दिन ब दिन मुरझाती चली जाएगी। एक शौहर ही ये सब कर सकता है, चाहे तो बीवी को खिलता गुलाब रखें या मुरझा दे, क्योंकि औरत को जैसा कहोगे वैसी वो बनती चली जाएगी। 2 घंटे तक मनीषा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो इसे घर ले आए। जूनी ने उसे अच्छा खासा खाना खिलाया और मेडिसिन देते बाहर निकली कि राफिया अंदर दाखिल हुआ। वो आंखें मूंदे लेटी थी जब उसे महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ थामा है। उसने आंखें न खोली, लेकिन उसे अपने हाथों की पुश्त पर कुछ गीलापन महसूस हुआ तो उसने झट से आंखें खोली। राफिया उसके हाथ थामे आंसू बहा रहा था। उसे यूं आंसू बहाता देख मनीषा के दिल को कुछ हुआ। राफिया, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं? वो बेचैन सी हुई। सॉरी यार, मैंने गुस्सा में न जाने क्या क्या कह दिया, तुम्हारी तकलीफ समझा ही नहीं मैं। वो बस बोलता चला गया। उसको अपनी गलती का एहसास जगा तो मनीषा का दिल भी साफ हो गया। अब रोएं तो मत, मैं अब ठीक हूँ। वो इसके आंसू पूंछते हुए धीमा सा मुस्कुरा दी। अब तुम्हें ठीक रहना होगा मिशी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। उसका माथा चूमता जज़ब के आलम में बोला, आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए? उसे मान देते हुए बोली, हमेशा रखूँगा। वो इसकी गाल को सहलाता हुआ नम लहजे में बोला, लेकिन मुझसे वादा करो कि आइंदा बेहतियाती नहीं करोगी और अपनी डाइट का बहुत बहुत ख्याल रखोगी और केयर करोगी। वो इसे समझा रहा था और ना जाने क्या क्या बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। मनीषा थोड़ी सी उलझ गई। क्या हुआ है राफिया, कोई बीमारी तो नहीं लग गई मुझे? वो यूं ही मुस्कुराई। अल्लाह ना करे पागल, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। बलाखिर राफिया ने उसे बता दिया। मनीषा को यकीन ना आया। राफिया, क्या आप सच कह रहे हैं? उसके लहजे में बेयकीनी सी थी। राफिया ने इस बात में सर हिलाया तो वो रोते हुए हंस दी। दोनों ही इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। राफिया ने घर जाते ढेर सारी मिठाई ली थी और सिर्फ घर ही नहीं, साथ खाला के घर भी खुद देकर आया था। बेटा, क्या अपने बाबा से पूछ कर आए हो? खाला ने संजीदगी से सवाल किया। वो जानते हैं मैं यहाँ आया हूँ। राफिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। रोका नहीं? अगला सवाल दागा। रोकने का कोई जवाब नहीं बनता। आप मुंह मीठा करें। राफिया ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह वो नेक वक्त लाए जब आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। वो दिल से दुआ दे रही थी। उजाला सबके लिए चाय ले आई, जबकि चांद ने ज़यान को इशारा किया कि वो बात करे। ज़यान उसके अतावलेपन पर से घूर कर रह गया। राफिया, दरअसल हम भी आपके घर आना चाह रहे थे। खनकार बढ़ के ज़यान ने बात का आगाज़ किया। भाई जी, जब जी चाहे आए, आपका अपना घर है। राफिया ने जवाबन मोहब्बत से कहा। असल में हम अपनी अमानत वापस लेना चाहते हैं। अब की बार ज़यान ने वाज़ेह अल्फाज में अपना मदा बयान किया। मैं कुछ समझा नहीं। राफिया अब भी नासमझी से उन्हें देख रहा था। ज़यान ने अपनी माँ की जानिब देखा तो इन्हें इसबाब में सर हिलाते उसकी बात को तायद की। हाँ बेटा, बचपन में ही चांद और जूनी का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन वक्त और हालात ऐसे आ गए इस बारे में हम आपस में मज़ीद कोई बात ही ना कर सके। लेकिन ये तो तय है कि चांद और जूनी का रिश्ता मेरी बहन की मर्ज़ी से हुआ था। अब वक्त आ गया है कि इस नेक काम में देर न की जाए, तो हम कल आना चाहते हैं आपकी तरफ, ताकि इस मामले को भी खुश उसलूबी से निपटाया जाए। अपनी खाला की बात सुनते वो थोड़ा सा उलझ के चुप हो गया, क्योंकि इस बारे में तो अभी तक इसकी अपने बाबा से बात नहीं हुई थी। उनको कैसे ओके कर देता? खाला, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं पापा से बात करके फिर आप लोगों को जवाब देता हूँ। राफिया ने उठते हुए कहा। यार, जल्दी जवाब दे देना, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है। ज़यान ने भी खड़े होते हुए चांद की जानिब देखते ज़ुमाइनी लहजे में कहा।
تو رافیہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ضرور انشاءاللہ بھائی۔ وہ ان سے مل کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس کا رخ سیدھا اپنے بابا کے کمرے کی ہی جانب تھا۔ میاں، ہم پہ ہوتا تو ہم رشتے کو کتنا الجھاتے، چاہے تو سلجھا بھی سکتے، چاہے تو الجھا بھی سکتے۔ رافیہ نے کافی وقت اپنے بابا کے ساتھ اسپینڈ کیا، انہیں سمجھاتا رہا۔ وہ دل سے تو راضی نہ ہوا، لیکن اپنی رضامندی انہوں نے ظاہر کر دی۔ فی الحال کے لیے رافیہ کے لیے اتنا بہت تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کے دل کی قدورتیں بھی نکل ہی جانی تھی۔ کیا لگتا ہے بھابھی، آج چاند نظر آئے گا؟ زونی نے منیشا کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت کافی لوگ چھتوں پر چڑھے عید کا چاند دیکھنے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آج 29واں روزہ تھا اور ابھی تک عید کے چاند نکلنے کی پیش گوئی کہیں پر نہیں ہوئی تھی۔ تب بھی ساتھ والی چھت پر انہیں اجالا دکھائی دی۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ زونی فوراً ان کے پاس چلی آئی۔ میں تو ٹھیک ہوں لڑکی، تم سناؤ، تیاری وغیرہ کر لی؟ جی بھابھی، ہماری تو پوری تیاری ہے عید کے لیے۔ ارے میں عید کی بات تھوڑی نہ کر رہی ہوں، میں نکاح کی تیاری کی بات کر رہی ہوں۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ زونی تھوڑا سا حیران ہوئی تو اجالا نے منیشا کی طرف دیکھا۔ مشی، کیا یہ نہیں جانتی کہ اس کا عید کے پہلے دن نکاح ہے؟ میرا نکاح ہے؟ زونی نے پھر سے بات کاٹی۔ اوہو بھابھی، زونی کے لیے سرپرائز تھا، آپ نے سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ منیشا نے ماتا سہلاتے ہوئے کہا۔ سیریسلی؟ میرا نکاح ہے اور یہ میرے لیے سرپرائز ہے؟ منیشا بھابھی، یو آر جسٹ کڈنگ۔ سچ سچ بتائیں منیشا بھابھی، اجالا بھابھی جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ یس زونی ڈیئر، اگر تو کل عید کا پہلا دن ہے تو کل آپ کا نکاح ہے، اور اگر پرسوں ہے تو پھر پرسوں ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ زونی کو دکھ ہوا۔ بیٹا، سرپرائز بتائے نہیں جاتے، سرپرائز دیے جاتے ہیں، اور یہ آپ کے بھائی کی خواہش تھی، اس لیے ہم نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن مجھے یہ تو بتا دیں میرا نکاح کس سے ہے؟ وہ دیکھو چاند۔ سبھی کی نظر چاند کے اوپر جا ٹکی۔ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا، تمہیں تو بس صرف ایک ہی چاند دکھائی دے رہا ہے، دے گا وہی کل۔ پاپی، زونی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چاند نظر آ گیا اور کل عید کا پہلا دن تھا۔ سبھی نے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہوئے مبارکباد دی۔ اتنے میں چاند اور زیان بھی چھت پر آ پہنچے۔ زونی کی نظریں ان کے اوپر جا ٹکی۔ بے اختیار وہ بھی زونی کو دیکھنے لگا۔ چاند سامنے ہے عید کا، اور تجھ پہ ہے میری نظر، جانتا ہوں میں یہ صنم۔ گستاخ ہے میری نظر، چاند مبارک ہو، چاند مبارک ہو، سب کو چاند مبارک۔ تو میری عید کا چاند، تیری دید ہوئی میری عید ہوئی، مجھے ایک نئی امید ہوئی، پڑھوں عید کا شکرانہ میری بات سمجھ جانا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پہ ایسی ٹکی کہ ہٹنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اے جانی، چلے نیچے، گستاخ نظریں کچھ زیادہ ہی بہک رہی ہیں، منیشا نے زونی کو ٹھوکا مارتے ہوئے کہا، تو گڑبڑاتے ہوئے دیکھتے چھپاک سے نیچے اترتی چلے گئی، جبکہ اس کا یوں شرما کر گھبرا کر جانا چاند نے بہت فرصت سے دیکھا تھا۔ ہائے چاند مبارک، گہرا سانس بھرتے ہوئے مسکرا دیا۔ زونیشا شکیل بنت شکیل احمد، آپ کا نکاح گلفام رحیم ولد محمد رحیم کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب کا رخ اب مردان ایریا کی جانب تھا۔ گلفام رحیم وقت محمد رحیم، اب آپ کا نکاح زونیشا شکیل بنت شکیل احمد کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ نکاح نامہ پہ دستک دیتے سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ سبھی کی مختلف آوازیں بلند تھیں۔ ماشاءاللہ، ہماری زونی پر تو بہت روپ آیا ہے، بیبے نے محبت سے کہا۔ جہاں سب عید مبارک کہہ رہے تھے، وہیں ان دونوں خاندانوں میں نکاح مبارک کا شور اٹھ رہا تھا۔ سارا دن گہما گہمی میں گزرا۔ چاند نے اجالا کو اشارہ کرتے بلایا۔ میرا کام نہیں کیا بھابھی، وہ خفگی سے بولا۔ دیور جی، تھوڑا سپیڈ بریکر پہ پاؤں رکھو، کچھ وقت زیادہ ہی سپیڈ پہ جا رہے ہو۔ اجالا نے اسے چھیڑا۔ بھابھی آپ ہیلپ کر رہی ہیں یا منیشا بھابھی سے مدد دوں؟ اب کی بار وہ دھمکی دے رہا تھا۔ او ہیلو، ذرا آرام سے۔ اجالا نے اسے مکہ دکھایا تو وہ بھرم دکھاتا آگے بڑھا، لیکن منیشا کے ساتھ مل کر دونوں کی ملاقات کروا دی۔ زونی اور چاند دونوں اس وقت چھت پہ تھے۔ دونوں کی نگاہیں آسمان پر اپنی چھپ دکھاتے چاند پہ تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے کہ چاند نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ تھاما تو وہ تھوڑا گھبرا سی گئی۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ چاند نے اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا۔ نہیں تو۔ پہلی بار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ مقابل کھڑے شخص سے رشتہ بدلا تو احساسات بھی بدل گئے تھے۔ ہاتھ پکڑ لوں؟ اب کی بار وہ اس کی جھجک سمجھتا اس سے اجازت طلب کرنے لگا۔
जूनी ने गहरा सांस भरते अपना हाथ उसकी जाने बढ़ाया तो चांद ने मुस्कुराते हुए हाथ थाम लिया। अब वो दोनों की निगाहें सामने चांद पर थी। निकाह मुबारक हो जूनी, आपको भी। उसके प्यार से कह के पर वो झट से बोली, ईद मुबारक हो आपको भी। वो इसी तरफ से जवाब दे रही थी। डबल खुशी के इस मौका पर तुम्हारे लिए तोहफा। एक छोटा सा बॉक्स उसकी जाने बढ़ाया तो जूनी ने हैरत से इश्तियाक भरी निगाहों से उसे देखा और उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक गोल्ड की माला देख जूनी के चेहरे को मुस्कान छुआ। ये तो बहुत प्यारी है। उस नाजुक लेकिन हैवी माला को पुरशौक निगाहों से देखा। पहना दूं? चांद तो बस आंखों में खुमारी भरे से देखे जा रहा था। जूनी ने हिम्मत करते इस बात में सर हिलाते उसे पहनाने की इजाज़त दे दी। चांद ने उसके बालों को पीछे करते उसे माला पहनाते उसकी हुक बंद की। हल्का सा हाथ का लम्स अपनी गर्दन पे महसूस करते जूनी जी जान से कांपी थी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसकी नाजुक गर्दन पे माला को दिखता उसे खींच के खुद से करीब कर गया तो धड़कते दिल से उसे देखने चलेगी। उसके सर के पीछे हाथ रखे वो धीरे से उसके करीब अपना चेहरा किए उसके लबों पर हल्का सा झुक गया। जूनी ने घबरा कर उसके चेहरे को दूसरी जाने पर लिया। चांद के सारे मोशन का उसका बेड़ा गर्क कर दिया। चांद ने उसे छोड़ते पीछे हटते अपने जज्बात पर बामुश्किल काबू पाया। वो उसके निकाह में आ चुकी थी और घर वालों से कहकर वो जल्दी ही रुखसती की भी बात करने वाला था, लेकिन यहाँ तो उसकी मनकूहा का शर्माना लुझाना ही ख़त्म नहीं हो रहा था। चलो नीचे चले, उसे संजीदगी से कहते कदम आगे बढ़ा गया कि जूनी ने उसका हाथ थामे से रोका। क्या हुआ, नाराज़ हो गए? उसका लहजा फिर से घबराया हुआ था। नहीं, काफ़ी वक्त हो गया, नीचे जाना है मुनासिब। अपनी घड़ी पे वक्त देखता चेहरे पर भला की संजीदगी सजाए हुए था। गुलफाम, आप नाराज़ हो गए हैं ना? जूनी का लहजा रोन गया था, जिस पर चांद ने आगे बढ़कर उसके प्यारे और मासूम चेहरे की जानिब देखा। उसकी आंखें पानियों से भरने लगी थी। यार, अब यूं आंखों में आंसू भर लाओगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। अब की बार उसका लहजा मोहब्बत बड़ा महसूस करते जूनी के दिल को इत्मीनान हुआ तो आगे बढ़ते अपने लब उसकी बियर्ड के साथ हल्के से टच करती हुई पीछे होगी। उसकी इतनी जसारत पर चांद ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। उसे यकीन आया कि वो इतनी जुर्रत भी कर सकती है। तुम मेरे जज्बात को हवा दे रही हो मिसिस। वैसे तरसा बैठा हूँ मैं, ज़िंदगी के 28 साल से कवारापन झेल रहा हूँ। अब तो जी चाहता है शादी करूँ, फ़ौरन रुश्ती लेते तुम्हें अपना बना लो। उसे खींचकर अपने सीने से लगाता गंभीर लहजे में बोला। उसकी इतनी सी कुर्बत पर जूनी का दिल उछलकर हलक में आ रहा था। गुलफाम, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझसे कभी नाराज़ ना होना। उसके सीने में समाये धीरे धीरे से बोली। वो डरती थी। शौहर की नाराज़गी थे जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखती आई थी। सबसे ज़्यादा उसी बात से उसे खौफ आता था कि मियाँ बी में सब कुछ हो लेकिन नाराज़गी ना हो। मनीषा जिस तरह राफिया की नाराज़गी सहती आई उससे छुपी नहीं थी। इस हालत में तो बंदा बेकार ही हो जाता है। वो सारा दिन बात पे रोती थी और जूनी रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सब कुछ बस अपनी ये बात चांद के कोश गुजार करती। चांद उसके खदशे पर धीमा सा मुस्कुरा दिया। अगर ऐसे दिन में 4 से 5 किसेस कर दिया करोगी तो नामुमकिन है कि गुलफाम नाराज़ हो। उसके गाल के साथ अपनी बियर्ड को रगड़ता उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसके गालों पर लबों का हल्का सा लम्स छोड़ता वो जूनी के चेहरे पर फैलते कोसों खजा के रंग देखते महफूज हुआ था। फिर से धीरे से उसके माथे पर अपने लब रखे। पहली महर सबकी, माशाल्लाह, मेरी मोहब्बत का बहुत प्यारा रंग चढ़ा है। उसकी नाक के साथ नाक रब करता मुस्कुराया था। जूनी के पूरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। वो इससे आगे ना बढ़ा। इतनी सी कुर्बत पे उसे अपने पैरों पे खड़ा होना महाल हो रहा था। ज़रा सा ओत बढ़ता तो इसे जूनी की गोद में उठाकर ही नीचे लेकर जाना पड़ता। चले, अब बाकी का रोमांस अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट पे पूरा करेंगे, तब तक खुद पे बंद बांध के रखना पड़ेगा। वो इसके हाथ थामे मसनूई उदासी से बोलता हुआ उसे लिए नीचे आ गया। जूनी उसकी बात पर झीम सी गई। तेरा दिमाग ख़राब हो गया फीके, कैसी बकवास कर रहा तू? फीका जो कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ था और आज ईद के तीसरे दिन लौटा था तो एक शोर शराबा मचा दिया था। वो जूनी से निकाह के सुनते ही आपे से बाहर हो गया था। आपको कह कर गया था मैं कि शकील भाई से बात कर ले, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों सुनती मैं? इन बच्चों का बचपन में रिश्ता तय हो गया था तो किस तरह तेरा रिश्ता करती? तू मेरी माँ है या दुश्मन? मैं मोहब्बत करता था जूनी से, उसे इज्जत बनाना चाहता था। तेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होना था। शकील भाई ने कभी भी तुझे दामाद के रूप में कबूल नहीं करना था।
पूरे 15 साल बड़ा है तू जूनी से। उन्होंने इसे साफ आईना दिखाया। तो सीख पा हो गया, कबूल करना ना करना तो अब मैं बताऊंगा। कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल गया, जबकि बेबे को अब कुछ गलत होने का एहसास जगा। इससे पहले कि कुछ गलत हो, इन्हें ही कुछ करना पड़ना था। आज उजाला और ज़ियान ने शकील साहब एंड फैमिली की दावत की थी। सभी बहुत खुश उसलूबी से हो रहा था कि अचानक वीके ने आगे सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने आते ही सब पे गंदआनी थी। सभी ने हैरानी परेशानी से उसकी जानिब देखा, चूँकि बेबे तो बेटे की इस हरकत पर ज़मीन में घड़ी जा रही थी। किचन के पास खड़ी जूनी का रंग भी फक हुआ। अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो, वरना ये गन चल भी सकती है। वो जारहाना अंदाज में बोल रहा था। क्या बदतमीजी है, फीके गन नीचे करो और दफ़ा हो जाए यहाँ से। शकील साहब घर आए थे। ना ना भाई ना, आपने अपनी बेटी का निकाह कर दिया, वो भी दुश्मनों के घर। क्या मैं आपको दिखाई नहीं दिया? प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, और आपने हमारी मोहब्बत को नीलाम कर दिया। फीके की बात पर जूनी का रंग फक हो गया कि वो क्या बोल रहा था। कब प्यार की बात हुई जो यूं धड़ल्ले से सबके सामने बोल रहा था? बकवास बंद करो अपनी, वरना से चांद से मार दूंगा। चांद का दिमाग पल में घूमा था। तुम तो चुप ही रहो, वरना सीधा तेरे हलक में गोली चलाऊंगा। फीके ने एक हवाई फैर किया कि सभी उसकी जुर्रत पे दंग रह गए। यहाँ आओ तुम। उसने जूनी को अपने पास बुलाया। जूनी के कदम किचन की दहलीज पर ही व्यवस्थ हो गए थे। सुनाई नहीं दे रहा? मेरे पास आओ। अब की बार वो चिल्लाया था। खबरदार जूनी, उसके पास नहीं जाना। चांद ने उसे गुस्से से मना किया, जबकि उसका एक हाथ उसकी वालदा ने थाम रखा था। उन्हें सामने खड़े पागल शख्स से अजीब सा डर खाया जा रहा था। तुम नहीं आई तो ये गोली सीधा इस शख्स के सीने के पार होगी। उसने गन का रुख चांद की जानिब किया तो जूनी बहुत बुरी तरह घबरा गई और धीरे धीरे कदम उठाती फीके की जानिब बढ़ी। जोनीशा! चांद की गुस्सा भरी लड़कार ने उसके कदम लड़खड़ाए थे, जबकि फीका मुसलसल हंसे जा रहा था और चांद की बेबसी का हज उठा रहा था। वो फीके के पास जा पहुंची। फीका, बाज आ जा, वरना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। बेबे ने नम लहजे में कहा। बेबे, परवाह किसे है? वो भी दो दो बोला। इतने में बाहर से आते ज़ियान की निगाह उस सारी सिचुएशन की जानिब उठी। वो आज लेट हो गया था, इसलिए वक्त पर न पहुंच सका। इससे पहले कि जूनी को छूता, ज़ियान ने उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया। गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चांद ने 1 मिनट की देरी किए बिना उसके पास जाते उसे दंग के रख दिया। उसे मार मार के अधमुआ कर चुका था, जबकि जूनी थर थर कांप रही थी। आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। उजाला ने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगाया। जूनी को चांद के गुस्से से सख्त डर लग रहा था, जो कि फीके के बेहोश हुए वजूद पर भी अभी तक अपना गुस्सा उतार रहा था। ज़ियान और राफिया ने उसे थामे संभाला था, वरना वो शायद फीके को जान से ही मार देता। राफिया पुलिस को कॉल करने लगा कि शकील साहब ने मना कर दिया। वो बेबे की खातिर चुप हो गए थे, लेकिन बेबे को उन्होंने वापस जाने का बोल दिया था। घर भर में एक अजीब सी सर्दमहरी छा गई थी। इस सब में चांद का रवैया सख्त गसीला था। उसका बस नहीं चल रहा था कि फीके को हस्पताल से निकाल कर और मारे। शकील साहब के कहने पर उसे हस्पताल पहुंचा दिया गया था, वरना चांद का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे जान से मार देता। वैसे ही इसको जूनी पे भी गुस्सा आया हुआ था, जो उसके होते हुए फीके के साथ ब्लैकमेल करने पर उसके पास चली गई थी। इस बात पे उसे शदीद तेश में आया हुआ था और अब उसने रुखसती की डिमांड कर दी थी, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। जूनी बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी। उसे चांद के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। कभी उसे इस कदर हाइपर ना देखा था, और अब ऐसे में वो रुखसती मांग रहा था। बल्कि जूनी को तो लगा उसकी सांसें ही मांग ली है। सब बड़ों के बीच काफ़ी दिनों से बहस जारी थी। शकील साहब गुस्से में ना थे। उन्हें चांद का बेइंतहा गुस्सा करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन ज़ियाद के गारंटी देने पर रुखसती देने के लिए राज़ी हो गए और बहुत ही सादगी से ख़ानदान के चंद अफराद की मौजूदगी में रुखसती कर दी गई। चांद, एक बात याद रखना मेरी, तुम्हारा रवैया हमसे है जो तुम्हें तुम्हारी बीवी के नज़दीक भी कर देगा और दूर भी। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करते हो, और अपने और उसके बीच इतना ताल्लुक ज़रूर रखना कि वो अपना दुख सुख तुमसे शेयर कर सके। अगर वो दिली तौर पर तुमसे एक बार दूर होगी, फिर तुम तरस जाओगे कि तुमसे वो अपना आप शेयर करे। वो नहीं करेगी। आगे तुम समझदार हो। वो 2 लफ्ज़ों में सीधा बात समझाकर बाहर की जाने पड़ गया, जबकि वो पुरसोच अंदाज में अपने रूम की जाने पड़ा, जहाँ वो उसकी सेज सजाए बैठी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी।
वो दरवाज़ा लॉक करता उसके करीब आया। वो घूंघट निकाले बैठी थी, जबकि उसके जिस्म की लर्जिश बता रही थी कि वो बहुत डरी हुई है। जियान की बातें चांद के दिल पर असर कर गई थी और वो चाहकर भी उस कमसुन लड़की पर गुस्सा न कर सका। शायद उसी का नाम मोहब्बत था। वो इसका हाथ थामे उसे बिस्तर पर नीचे उतारता अपनी गोद में उठा गया। वो बौखला कर उसे देखने लगी। उसे गैलरी की जानिब लेकर जा रहा था कि ये मेरे ऊपर से नीचे फेंके जा रहा है क्या? प्लीज़ चांद, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। उसके गले में बाहें डाले माइल करते उसके सीने पर जोर से लग गई। चांद का दिल तो धड़कते हुए बाहर आने की बेताब हुआ था। उसके साथ बहुत जोर से चिपकी थी। चांद उसकी इतनी नज़दीकी पर अपने जज्बात को बामुश्किल कंट्रोल करता उसे गैलरी में लाता खड़ा कर गया। वो भी उसके साथ चिपकी हुई थी। वहाँ सामने देखो, मैं तो तुम्हें चांद दिखाने लाया था, तुम्हें क्या लगा? उसकी गिरद बाहों फैलाए प्यार से बोला। उसका नॉर्मल अंदाज देखती वो हैरान हुई। चांद वहाँ सामने है मेरी जान। उसे एक नज़र विंक करता काले आसमान पर दिखाई देते चमकते चांद की जानिब इशारा करता उसका रुख सामने कर गया। आप नाराज़ नहीं हैं मुझसे? वो डरते डरते पूछ रही थी। नहीं, नाराज़ नहीं, गुस्सा था। लेकिन वो उतर गया। सुनी, मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर एतबार करो। तुम्हारा एतबार मुझे बहुत अजीज़ है। उसे पीछे कर खड़ा उसे अपने इज़हार में ले गया। आपके गुस्सा से डर लगता है गुलफाम? वो उसकी जानिब देखते हुए धीरे से बोली। नहीं करूँगा गुस्सा, तुम डरना मत मुझसे। मेरे दिल में रहती हो, आँख बंद करके मुझ पर भरोसा करोगी तो ही सुकून आएगा मुझे। उस दिन जो हुआ, उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। भरोसा है आप पे गुलफाम, पर उसके हाथ में गन थी। वो आपको कुछ कर देता तो? उसकी जानिब मुड़कर बोलती बहुत मासूम लगी। मार भी देता तो इतना दर्द ना होता जितना तुम्हारा उसकी बात मान के उसके करीब जाना दर्द दे गया। उसकी बात पर जूनी का सर झुक सा गया। सॉरी। उसका सर ऊपर उठाते वो धीरे से उसके लबों पर लब रखते उसको मखमूर निगाहों से देखने लगा। उसकी आंखों में उमड़ते जज्बों को देखते वो लर्ज़ गई थी। वो मुस्कुराई थी। गुलफाम ने के गुस्से से उसकी जान निकलने लगी थी और गुलफाम की मोहब्बत उसकी जान लबों पर ले आई थी। उसके धीमे अंदाज पर उसका सारा कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया था। वो खुद को खुशकिस्मत लड़की तस्वर कर रही थी और ये सारा इत्मीनान शौहर की जानिब से ही मिलता है। औरत समझती सब है, बशर्ते उसे समझाने वाला कोई चांद जैसा हो। दोनों एक दूसरे की संगत में मसरूर से होते सामने नजर आते चांद को देख रहे थे।